हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताते हैं और बताएंगे। हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास में उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, जो छोटे छोटे राजवंश। आज अब हम लोग उत्तर भारत के राजवंश में बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसी बुंदेलखंड वाले के हिस्से में जिजाक मुक्ति आता था। उसके क्षेत्रों के मतलब वही क्षेत्र है, बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है या जिजाक मुक्ति का क्षेत्र, जहां पर चंदेल वंश चलता था। इसको देखेंगे आज। तो देखेंगे इसमें जो चलता था चंदेल वंश, इसका संस्थापक था नुनुक। संस्थापक नुनुक था। नुनुक संस्थापक नुनुक। ठीक, नुनुक। इसके बाद इसका पौत्र, ये किसका पौत्र था? पौत्र था जयसिंह। पौत्र था जयसिंह आबलिक जेजा। जयसिंह थे, जयसिंह को ही जेजा कहा जाता था। और इसका जो क्षेत्र था वो था जिजाक मुक्ति। जिजाक मुक्ति, जिजाक मुक्ति। ठीक। संस्थापक इसका नुनुक था, पौत्र था नुनुक। किसका पौत्र था? जयसिंह का पौत्र था, जिसका क्षेत्र हुआ करता था जिजाक मुक्ति। राजधानी 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 देखेंगे तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है, दक्षिणी भाग में वही चीज है। यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जो पठारी भाग आते हैं, यानी मध्य प्रदेश से सटे हुए, तो इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में खजुराहो में हुआ करती थी। खजुराहो, खजुराहो। ठीक। खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाए हैं, अधिकतर शैव मंदिर का चंदेल शासकों ने ही करवाया। आगे की तरफ देखेंगे, इस वंश का प्रथम महान शासक जो था यशोवर्मन था। यशोवर्मन था। इसी के द्वारा खजुराहो में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया गया था। और इसी विष्णु मंदिर को कहा जाता था क्या? इसी को कहा जाता था चतुर्भुज मंदिर। इस वंश का जो सबसे प्रथम महान शासक था, कौन? प्रथम महान शासक यशोवर्मन था। और इसी के द्वारा खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता था। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक। आगामी पेट की जो परीक्षाएं हैं, उसका बेहतरीन जो नोट्स है उसको भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम जो है महानतम शासक, केवल हम पहले इसके प्रथम महान शासक देखेंगे महानतम शासक। इस वंश का महानतम शासक ये था धंग।
कौन था? धंग था। इसका जो समय चला है 950 से ईस्वी से 1008 ईस्वी। ठीक, धंग लिखेंगे। इसने कालिंजर पर आक्रमण अधिकार किया। आक्रमण कर कालिंजर पर अधिकार किया। उसको अपनी राजधानी बनाया। और ये जो कालिंजर है ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में। ठीक, आगे की तरफ ये वंश चंदेल वंश खत्म हुआ। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे दूसरा परमार वंश। कहाँ का? मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश। मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश। मालवा जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन वाला क्षेत्र। ठीक, देखेंगे संस्थापक सियक या श्रीहर्ष। ठीक, सियक या श्रीहर्ष इसका संस्थापक था। इसके बाद इसकी प्राचीन राजधानी जो थी वो थी उज्जैन। बाद में जो राजधानी बनाई ये बनी धारा। और कहाँ है? एमपी में। धारा एक सरसों का तेल भी आता है। ठीक, मध्य प्रदेश से। तो पहले इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, फिर बाद में कहाँ हो गई? एमपी हो गई। आगे की तरफ देखेंगे महानतम शासक। इस वंश का महानतम जो शासक था वो था भोज। समय था 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी। राजा भोज। ठीक, देखेंगे इसमें हम भारतीय इतिहास में ये एक महान विद्वान और साहित्यकार था। ठीक, भारतीय इतिहास में एक महान विद्वान। भारतीय इतिहास में एक महान विद्वान और क्या था? साहित्यकार था। आगे की तरफ देखेंगे इसी ने एक शहर बसाया। इसी ने एक शहर बसाया भोजपुर। कौन? भोजपुर। और यहीं पर भोजपुर में एक तालाब बनाया, भोजसर तालाब या सरोवर बनवाया। ठीक, नोट करेंगे जल्दी। जो राजा भोज था, कौन? राजा भोज इस वंश का महानतम शासक था
हम लोगों ने उसी के बारे में पढ़ा कि ये भारतीय इतिहास में एक महान विद्वान और साहित्यकार भी था। इसके बाद इसी ने एक शहर बसाया था भोजपुर, और वहीं पर इन्होंने भोजसर तालाब या सरोवर का बनवाया, निर्माण करवाया। आगे की तरफ देखेंगे, इसने कई चालुक्य वंश के शासकों को हराया था। कौन? राजा भोज। देखेंगे, इसने चालुक्य वंश के कई शासकों को पराजित किया। इसने कई चालुक्य वंश के शासकों को पराजित किया। वंश के शासकों को पराजित किया। इसने कई चालुक्य वंश के शासकों को पराजित किया। को पराजित किया। आगे की तरफ इसे चंदेल शासक, इसे चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा पराजित किया गया। इतना नोट कर लेंगे। एक खत्म हुआ मालवा का परमार वंश। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, अगले वंश के बारे में देखा जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, इधर जितने भी फुटकर दक्षिण भारत के राजवंशों में हमने लिखवाया, उत्तर भारत के राजवंशों में बताया। बस इनमें संस्थापक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राजधानी पूछ ली जाती है, और कभी कभी महानतम शासक ने क्या कार्य किया ये चीज पूछ ली जाती है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम गुजरात का चालुक्य वंश। इसी को बोलते हैं अहिलवाड़ या गुजरात का, ये गुजरात में ही पड़ता है, का चालुक्य वंश। ठीक, ध्यान देकर के देखिएगा। सोलंकी वंश भी बोलते हैं इसको। ठीक, इसी को बोलते हैं सोलंकी वंश। ठीक, देखेंगे संस्थापक मूलराज प्रथम। जो संस्थापक था, संस्थापक मूलराज प्रथम। ठीक, महानतम शासक देखेंगे इसमें भीम प्रथम। कौन? भीम फर्स्ट। ठीक, इसी के सामंत था, लिखेंगे इसी के सामंत था। सामंत का मतलब होता है अधीनता। ठीक, स्वीकार करना। बिमल शाह। ठीक, बिमल शाह। इसी के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया था। कहाँ पड़ता है दिलवाड़ा? ये माउंट आबू पर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है। ठीक,
वो अरावली मानी जाती है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू पर कौन है? गुरु शिखर। ठीक, वहीं पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था, जो किसके अधीन हुआ करता था? भीम फर्स्ट के अधीन हुआ करता था। और इनकी राजधानी भी कहाँ हुआ करती थी? अहिलवाड़ हुआ करती थी, अहिलवाड़। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इसी के शासनकाल में जो भीम फर्स्ट है, इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ सौराष्ट्र जिले में पड़ता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और हम सब जानते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी, आप भी पढ़े होंगे इतिहास में कि जो आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनवी, एक क्या था? एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। कैसा? एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी, यानी पैसा तो लूटता था मंदिरों से भारत के, और लेकिन उस मूर्तियों को भी तोड़वा देता था। तो ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। और मोहम्मद गजनवी जब इसको लूट कर 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लेकर जा रहा था, तो गुजरात के और राजस्थान के उधर जो कुछ जाट मिले इसको, ठीक, भरतपुर से, उन लोगों ने, हरियाणा से, इधर से सब जाटों ने इसको रोका और कुछ 27 लाख दिनार की संपत्ति लूटा था मंदिर से, उसको छीन लिया। और जब छीन लिया तो उसी के गुस्से की वजह से मोहम्मद गजनवी ने 1027 में फिर अपना अंतिम आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके चला गया था। और जब ध्वस्त करके चला तो बाद में 1025 में इसका निर्माण पुनः 1025 में भीम प्रथम पहले निर्माणकर्ता थे, इन्होंने क्या किया? भीम प्रथम ने इसका एक बार फिर से बनवाया सोमनाथ मंदिर को। फिर अंतिम निर्माणकर्ता माने जाते हैं, अंतिम निर्माणकर्ता, पुनरुद्धार करवाए भी और उसमें कुछ निर्माण करवाया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट कर लीजिएगा, सोमनाथ मंदिर का जो पहली बार जो पुनरुद्धार करवाया भीम प्रथम ने, और दूसरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका पहले स्थान आता है, जो गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। आगे की तरफ हम देखेंगे इस वंश का अंतिम महान शासक, हम लोग देख रहे थे क्या? सोलंकी वंश या गुजरात का चालुक्य वंश। ठीक, यही वंश देख रहे थे। देखेंगे इसमें अंतिम महान शासक जो था वो था मूलराज द्वितीय, और इसी को कहा जाता था भीम द्वितीय। ठीक, नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में इसने
राजस्थान के, इसने राजस्थान के माउंट आबू में मोहम्मद गजनवी को, मोहम्मद पहाड़ी है सब, मोहम्मद गजनवी को पराजित किया। आगे की तरफ देखेंगे, ये भारत में मोहम्मद गौरी है, इसको सही कर लीजिए। मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गजनवी को तो भीम प्रथम ने हराया था। ठीक, इसमें ये भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी, क्योंकि सबसे पहले आया था मोहम्मद गजनवी, फिर आया मोहम्मद गौरी। ठीक, प्रथम पराजय थी मोहम्मद गौरी की भारत में, कहां पर, जो माउंट आबू में हराया। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अगला राजवंश उत्तर भारत में। ठीक, इनकी राजधानियां, महानतम शासक क्या काम किए उसको याद रखेंगे। बंगाल का पाल वंश, अगला है बंगाल का पाल वंश। ठीक, बंगाल का पाल वंश देखेंगे। इसमें संस्थापक गोपाल, जो संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक, गोपाल। समय था 750 से 770, 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक। ठीक, इसका शासन चला, किसका, गोपाल का, जो संस्थापक था बंगाल के पाल वंश का। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लिखेंगे, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। आगे लिखेंगे, इसके दरबार में तिब्बती लामा और इतिहासकार तारानाथ थे। यही तारानाथ, इसने उदंतपुरी, बिहार में उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। नोट कर लेंगे। ठीक, इसका अगला जो उत्तराधिकारी हुआ धर्मपाल, इसका लड़का हुआ। आगे देखेंगे, अगला शासक धर्मपाल। समय थी 770 से 810 ईस्वी। ठीक, देखेंगे, सन ऑफ गोपाल लिख लीजिएगा, सन ऑफ गोपाल। गोपाल का यह क्या था, लड़का था।
आगे की तरफ देखेंगे, यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। इसने बौद्ध विहारों का क्या किया? विक्रमशिला में निर्माण करवाया। किसने? धर्मपाल ने। आगे की तरफ देखेंगे, इसी के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, की स्थापना की। इसी ने लिखिएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, स्थापना की। इसी ने लिखेंगे, इसी ने स्वयं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि भारत की प्राचीनतम द्वितीय यूनिवर्सिटी थी, द्वितीय विश्वविद्यालय। प्रथम, अगर केवल पूछता है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय प्राचीनतम, तो हो जाएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन आजाद भारत का अगर पूछता है आजादी के बाद, तो नालंदा बिहार वाला हो जाएगा। और भारत की प्राचीनतम दूसरा तो विश्वविद्यालय ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा ए। इसका संस्थापक जो माना जाता है, इसकी नींव जो रखी थी इसके पिता ने रखी थी। संस्थापक इसका जो माना जाता है वो गोपाल माना जाता है। नोट कर लीजिए, गोपाल संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल माना जाता है और इसके लड़के ने इसका काम क्या किया था? पूरा करवाया था। आगे के बाद में देखेंगे आगे इसके बारे में। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा सा इधर का जो क्लास है उतने लॉजिक मतलब सही आपको कठिनाई महसूस होगी, ठीक, लेकिन बाद में चल करके सब सही हो जाएंगे। अभी उत्तर भारत के राजवंश चलेंगे, इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें एकदम आसानी। आगे की तरफ देखेंगे, धर्मपाल के दरबार में, इसके दरबार में ही एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे। लेखक हुआ करते थे। कौन? वो थे हरिभद्र। ठीक, कोष्टक में लिख लीजिए बौद्ध लेखक। आगे देखेंगे, इसे प्रतिहार शासक वत्सराज तथा
राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इसको हमने बता दिया, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के द्वारा पराजित किया गया था। कहाँ? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में के द्वारा पराजित किया गया था। कोष्टक में लिख लेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय, 3 पक्ष के लोग जो लड़ रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लड़ रहे थे? दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव लड़ रहा था, और राजस्थान अजमेर वाले क्षेत्रों से जो गुजरात के पास में था, प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज लड़ रहा था, और इधर बंगाल से आया हुआ धर्मपाल लड़ रहा था, पाल वंश का। तीन वंशों ने 3 क्षेत्रों से आकर लड़ा, इसीलिए उसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। किसके लिए लड़ा था? कन्नौज के लिए लड़ा था। क्यों लड़ा था उसको बता दिया गया पहले। आगे देखेंगे उत्तराधिकारी इसका अगला। इसका अगला उत्तराधिकारी देखेंगे देवपाल। सन ऑफ धर्मपाल। ये धर्मपाल का क्या था? लड़का था। कौन? देवपाल। ठीक, देखेंगे इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को क्या किया? पराजित किया। राजधानी देखेंगे मुंगेर। राजधानी क्या? मुंगेर। इसने राजधानी कहाँ देखी? मुंगेर। उपाधि भागलपुर मुंगेर, यहाँ लिख लेंगे बिहार क्षेत्र, बिहार। ठीक, उपाधि, ये जो उपाधि धारण किया एक परम सौगात की, परम सौगात। आप गूगल पे सर्च करेंगे परम सौगात का अर्थ क्या होता है, और हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। ठीक, आगे देखेंगे इसने जलालाबाद के प्रसिद्ध और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जलालाबाद सर कहाँ पड़ता। ठीक, तो ये आपका भी काम बनता है कि थोड़ा एक बार सर्च करें। ठीक, कहाँ पड़ता है, सारी चीजें हमें बताएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे। इसने जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य घोषित किया। प्रधान आचार्य बनाया। ठीक, आगे देखेंगे महिपाल नामक शासक महिपाल नामक शासक के ही शासनकाल में महिपाल नामक के शासक के शासनकाल में इस वंश का अंत हुआ। जो महिपाल नामक शासक था इसका उसी के शासनकाल में लास्ट था और अंत हो गया। आगे की तरफ देखेंगे
बंगाल का सेन राजवंश। कौन? बंगाल का सेन राजवंश। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बंगाल का सेन राजवंश। बंगाल का सेन राजवंश। सेन राजवंश। बंगाल का जो सेन राजवंश है इसमें देखेंगे, ठीक, संस्थापक, इसका जो संस्थापक हुआ वो था सामंत सेन। कौन? सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन था। ठीक। कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में था। ठीक। आगे देखेंगे इसका उत्तराधिकारी सन, अगला शासक, अगला शासक, जो अगला शासक हुआ वो हुआ विजय सेन। कौन? विजय सेन। विजय सेन। जो विजय सेन था इसका समय था 1095 से लेकर 1088 ईस्वी, सॉरी 1095 से लेकर 1158 ईस्वी, 1158 ईस्वी। ठीक। विजय सेन देखेंगे हम इसमें। इसके दरबार में जो कवि थे, इसके दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन थे देखेंगे। थे होई। होई। कौन थे? होई थे। ठीक। इसके दरबारी जो कवि थे होई थे। क्या किया? देवपाड़ा, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख लिखेंगे। इसी से इसके विषयों का वर्णन मिलता है। विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक। होई ने क्या किया था? इसको लिखवाया था। लिखा। ठीक। किसने लिखवाया था? विजय सेन ने। और इसी से देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख से ही इसके विजय सेन के विषयों का क्या मिलता है? हमको वर्णन मिलता है। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। किसने 2 शहर बसाए? किसने? विजय सेन ने। इसने 2 शहर बसाए। 2 शहर बसाए। कौन 2 शहर बसाए थे देखेंगे। पहला विक्रमपुर, विक्रमपुर, और दूसरा था विजयपुर। विक्रमपुर और विजयपुर। ठीक। अब विजय सेन के उत्तराधिकारी को देखेंगे हम। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे पेट का एग्जाम है, उसके बेहतरीन नोट्स के लिए आप हमको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया गया है। और बेहतरीन पेड नोट्स, कुछ चार्जेस लगेंगे और आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक। विजय सेन। विजय सेन का अगला शासक, अगला जो शासक हुआ वो हुआ बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का मतलब है 1158 से लेकर 1178 ईस्वी। ठीक। देखेंगे इसने
इसने दो ग्रंथों की रचना की, दो ग्रंथों की रचना की। ठीक, इसने दो ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से दो थे इसको देख लेंगे। एक था दान सागर, एक दान सागर था, दूसरा था अद्भुत सागर, ठीक, दान सागर और दूसरा अद्भुत सागर। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसने दो उपाधियां धारण की। कौन? बल्लाल सेन। लिखेंगे उपाधि धारण किया। थोड़ा सा उपाधि, कौन कौन सी उपाधि धारण किया देखेंगे। एक था निषक और गोडेश्वर, एक था गोडेश्वर और पहला, और दूसरा था निषक शंकर और एक गोडेश्वर की क्या किया? उपाधि धारण किया। आगे इसके उत्तराधिकारी को देखेंगे। बल्लाल सेन के बाद अगला, इसके बल्लाल सेन का अगला उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी था लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन। इसका जो समय चला 1178 से 1208 ईस्वी, 1208 ईस्वी। ठीक, देखेंगे इसने 1178 में राजगद्दी पर जब बैठा, तभी 1178 ईस्वी में जब राजगद्दी पर बैठा तो लक्ष्मण संवत चलाया। संवत का मतलब है एक साल अपने नाम से चलाया, कि एक शताब्दी जो होगी पूरी, उस साल का पूरा इसके नाम से होगी। लक्ष्मण संवत चलाया। आगे की तरफ राजधानी, इसने जो राजधानी कहाँ बनाया? इसकी जो राजधानी थी गौड़ के समीप, बंगाल में गौड़ के समीप थी लखनौती, लक्ष्मणवती और लखनौती। ठीक, फिर देखेंगे आगे 1203 से लेकर 04 ईस्वी। ठीक, यानी 1203 से 1204 के बीच में देखेंगे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ। इस प्रकार से इस वंश का अंत हुआ। कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका खात्मा कर दिया गया। इस प्रकार से इस वंश का अंत हुआ। और बंगाल पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और ये पूरा कब्जा भी कर लेंगे। और 1905 में चल करके इन्हीं सबको देखते हुए हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बांग्लादेश का बंटवारा यानी पूर्वी बंगाल का भी बंटवारा हो जाएगा। आगे हम अब देखेंगे इसमें गांधार का हिंदुशाही वंश, जो गांधार तक्षशिला था, जहाँ यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान,
वहां पर एक हिंदू शाही वंश चलता था, ठीक, जिसकी राजधानी कल्लर हुआ करती थी और राजा जयपाल हुआ करता था, ठीक, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। मेहनत से पढ़िए, किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे आप पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी कुछ चार्जेज में आप बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम को सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।